हेलो गाइस, गुड इवनिंग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म बुक के यानी कि ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो है उसका सेट नंबर 25 को। ठीक है, 24 तक का सॉल्यूशन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, ज्यादा हम लोग देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जब मैं इस सेट का डिस्कशन करवा दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका 5 सेट और बच जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिए। बहुत ही रंगारंगी क्वेश्चन है भाई। पाई चार्ट है, बोला है कि 2016 में रंगों की बिक्री प्रतिशत को दर्शाता है ये पाई चार्ट। ठीक है, तो आपसे बोला है कि कुल बिक्री आपको 2,16,000 है, तो आपसे पूछा है कि पीले रंग की आए, तो पीला में कितना है 30%, तो 2,16,000 का आप निकाल दीजिए सर 30%। ठीक है, परसेंटेज से डबल सोना खत्म हो गया, लास्ट में आएगा 20 तो सब में है। ठीक है, 3 छके हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। उसके बाद आएगा 3 एकम 3, 3 3 3 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया डी, क्योंकि यहां पर देखिए ना 4th डिजिट 4 है, पूरा गुना क्यों करना है। ठीक है, नेक्स्ट 144 210 का लॉस फाइंड करना है। देखिए 144 को हम तोड़ देते हैं, एकदम आराम से समझना दोस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाऊंगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 3 चौके 12 और 3 चौके 12, क्योंकि 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। उसमें आप 210 खोजते हैं, तो सर 210 का आप कर दीजिए 20 साते, यानी कि 20 साते तो नहीं होगा, 30 साते हो जाएगा, 30 साते। ठीक है, यहां पर 210 को तोड़ के देखिए ना, 30 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा 210। या फिर इसको और आप तोड़ना चाहें तो 3 5 15 दूना के 30, इतना लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसमें सारी संख्या को इसमें खोजना है। ठीक है, 144 में। अब समझिए, कई बार हालांकि बता चुके हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि 3 तो मिल रहा है, हटा दीजिए। 2 भी, 4 में 2 भी मिल रहा है, हटा दीजिए। 5 नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आप माफ कीजिएगा, 5 नहीं 7 नहीं, तो 7 से गुणा कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, गुणा कीजिए, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये 5 चौके 20, 20 साते कितना हो जाएगा 140, यानी 140 मल्टीप्लाई बाई 36। ठीक है, 6 जीरो हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, 6 एकम 6 2 8 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आया 5040। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको हटा देते हैं ना, समझ में आ गया होगा, एलसीएम निकालना है, हटाइए इसको। बोला कि 56 और एक अन्य संख्या का मौसा 14 है, तो निम्नलिखित में दूसरी संख्या कौन नहीं हो सकती। देखो भाई, मौसा 14 लाना है तो 56 को सबसे पहले तोड़ दीजिए, एकदम आराम से समझना। 56, तो आप कहेंगे कि 14 चौके होता है 56। ठीक है, अरे 14 चौके 56 होता है, या फिर 8 साते 56 कर लीजिए। ठीक है, अपने सुविधा अनुसार कर लीजिए, या फिर इसको आप कर सकते हैं 8 साते 56। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बोले कि एक और संख्या लेना है भाई, जिसका मौसा जो है 14 होना चाहिए। बोल रहा है कि 56 और एक अन्य संख्या का मौसा 14 है, तो निम्नलिखित में दूसरी संख्या कौन नहीं हो सकती है। अच्छा, कौन नहीं होगा, देखो 84 लेकर देखते हैं। 84 लेकर देखेंगे तो 12 साते 84 होता है। ठीक है, 12 साते 84, इसका मौसा देखिए तो 7 कॉमन है, तो 7 हो जाएगा। 8 में क्या कॉमन है, 4, और 12 में भी, तो आप 4 ले लीजिए। ठीक है, तो 7 चौके कितना हो गया 28, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ज्यादा हमें दिक्कत भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि मौसा 14 होना चाहिए, तो दूसरी संख्या कौन नहीं हो सकती है मेरे भाई, तो 84 नहीं होगा, क्योंकि 84 जब आप लीजिएगा तो मौसा 14 नहीं आएगा, 28 आएगा। दूसरा ऑप्शन एक चेक करके दिखा देते हैं, जैसे कि यहां पर 98 है। ठीक है, 56 को हम तोड़ते हैं, ये 56 एक संख्या है, तो हो जाएगा 14 चौके 56। 98 को हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 14 साते। ठीक है, 14 साते, तो यहां पर मौसा तो 14 है ना मेरे भाई, तो 14 यहां पर हो गया। अगर 42 को तोड़ना चाहें तो 56 पहले तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 14 चौके 56। 42 तोड़ना चाहें तो 14 तिया 42। देखिए, तो इसमें भी 14 कॉमन मिल रहा है, यानी कि 14 इसमें, इसका भी मौसा हो जाएगा 98 लेने पर भी, 70 लेने पर भी। लेकिन 84 लीजिएगा तो 28 आपका मौसा आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यही संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 403 यक्स 5 जो है यक्स से भाज्य है, यानी यक्स से डिविजिबल है, तो यक्स का मान, यक्स की विभाज्यता का नियम क्या होता है सर, जैसे यहां पर 121 लिखते हैं, तो यक्स के विभाज्यता का नियम होता है कि जो ऑड पैलेस पर डिजिट रहता है, ऑड पैलेस करने का मतलब कि जो विषम स्थान पर डिजिट रहता है
उसका योग कर लीजिए, एक और एक विषम स्थान पर है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद सम स्थान को देख लीजिए, यानी 2 हो गया। अब दोनों के बीच डिफरेंट देखिए, अगर दोनों के बीच डिफरेंट अगर 0 आ गया या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ गया तो वो संख्या पूरी की पूरी तरीका से 11 से भाज्य होगी, यानी कि विभाज्य होगी, यानी कि डिविजिबल होगी। ठीक है, तो 121 आपका 11 से भाज्य, क्योंकि 0 आ गया। तो उसी प्रकार से इसको भी सजाइए सर। देखिए देखिए एकदम आराम से समझिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, फास्ट नहीं हूं। यहां पर ऑड पैलेस देखते हैं तो 5 3 8 4 हो जाएगा 12। इवन पैलेस देखते हैं तो x प्लस 0। ये नहीं कि मैं ऑड बोल दिया और इवन बोल दिया तो पहले आप ऑडे देखिएगा, नहीं दोस्त, पहले आप इवन संख्या नहीं देखिएगा, इवन पैलेस पर, यानी कि जो सम संख्या वाले स्थान पर जो नंबर होता है उसको भी पहले आप जोड़ के लिख सकते हैं, या फिर विषम स्थान पर जो संख्या लिखा गया है उसको भी जोड़कर लिख सकते हैं। दोनों के बीच डिफरेंट देख लीजिए। 11 से भाज्य होना चाहिए, तो दोस्त x का मान क्या पॉसिबल है, तो आप कहेंगे सर 1 रख दीजिए ना, ताकि 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 मल्टीपल है 11 का, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 रखेंगे यहां पर तो 12 में से 3 चला जाएगा तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा। अगर 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो 1 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए, बोल रहे कौन एक परिमेय संख्या है भाई, तो परिमेय संख्या कौन है? 3 243 क्या होता है? 3 के पावर 5 क्या होता है? देखिए तो 3 3 9 3 27 3 81, 3 3 9 3 27 3 81, ये तो डायरेक्ट हो गया यार ऑप्शन नंबर सी, सोचना भी नहीं, एकदम फास्ट। परिमेय संख्या यानी कि जिसका इस रूट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे समझिएगा दोस्त, 243 है तो 243 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 5। ठीक है, और यहां पर करनी में 5 है, जैसे यहां पर रूट अंडर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 के पावर 1/2। अगर थर्ड रूट हम 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब है 2 के पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट 2 लिख देते हैं तो 2 के पावर 1/4। उसी प्रकार से फिफ्थ रूट यहां पर है तो पावर 1/5 होगा, तो 1/5 लिखिएगा, जबकि 5 पहले से है तो 5 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका तो हम रूट आसानी से याद निकाल न दिए तो ये परिमेय संख्या नहीं हुई, इरेशनल नंबर नहीं हुआ, तो आप कहेंगे बिल्कुल, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है, ये 12, अच्छा 12 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर इधर उधर करके दिया है। बोला भूमि पर एक बिंदु से 24 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। देखो भाई, भूमि से 24 मीटर ऊंचा एक टावर है, यहां पर टावर बना दीजिए, टावर 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 है, और उन्नयन कोण यानी कि नीचे कोण बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कई बार समझा चुके हैं। अगर आपको पूरा बेहतरीन तरीका से समझना है हाइट एंड डिस्टेंस तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, राकेश यादव सर के पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है उनके बुक का, तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है, टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक 24 मीटर है, मैंने ही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये हो गया टावर। जितना लिखने में समय लग रहा है वही समय लग रहा है दोस्त, क्वेश्चन तो बन जाएगा 5-6 सेकेंड काफी है, देखना ना। बोला यदि टावर से कुछ दूरी पर इस प्रकार जाया जाता है कि टावर का तल वह बिंदु जिससे प्रारंभिक उन्नयन कोण मापा गया था, यानी कि यहां से बोल रहा है कि जहां से प्रारंभिक उन्नयन कोण मापा गया था और अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा में हो जाती है, तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। माना इधर टावर से हम दूर जा रहे हैं, ठीक है, और ये आप बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, और ये बोलबो नहीं करेगा ना, अगर 30 डिग्री आपको देख लेगा ना, अगर 30 डिग्री दे दिया तो ये एक आपको सीखेंगे तब दोस्त, उस वीडियो को जाकर देखेंगे तब। ठीक है, आपको मान लेना है कि वो टावर से दूर जा रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त जैसे जैसे दूर जाएगा तभी एंगल घटेगा, जैसे जैसे टावर के नजदीक इधर आएगा तो एंगल कभी जिंदगी में नहीं घटेगा। वो थ्योरम समझना है तो जाकर देखिए। ठीक है, तो 30 डिग्री हो गया। तो बोला कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, भाई देखो समझो, ये प्रारंभिक बिंदु यहां से लेकर यहां चला गया है खिसक करके, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। रेशियो बैठाइए, कैसे रेशियो बैठाते हैं? tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लंब यानी परपेंडिकुलर बट्टे में होता है बेस। ठीक है, बेस। यहां पर देखिए tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे √3/1, तो √3 आपका ऊपर हो जाएगा, यानी कि लंब। अरे 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण है, ठीक है, और थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो √30 नहीं हो गया, माफ कीजिएगा √3 नहीं हो गया लंब, और आधार हो जाएगा 1। अगर 30 के अकॉर्डिंग हम बैठाना चाहें तो यहां हो जाएगा 30, यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/√3।
ठीक है, 1 में √3, तो यहां पर हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा √3 टोटल। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए कि एक ही हाइट है यहां से लेकर यहां तक, जहां मैं काला काला बिंदु कर रहा हूं, यहां पर 2 डिस्टेंस आ गया, यानी 2 दूरी आ गया, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो 1 को हम क्या करते हैं कि पहले जितना √3 था तो √3 बना देते हैं, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका ओवरऑल जो है मिल माल के ये आ गया 3 और √3। ठीक है, √3 तो ये रेशियो के टर्म्स में था, तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया 3। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया 3। जब टोटल 3 हो गया और यहां से लेकर यहां तक का 1 दिया है, तो ये डिस्टेंस आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समझ लीजिए क्वेश्चन आपका बन गया, क्वेश्चन आपके हाथ में है। यहां पर √3 आ गया मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन दिया है 24 मीटर है, 24 मीटर, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/√3। लेकिन पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 48/√3। ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ताकि आपका मॉडिफाई होके बढ़िया से आ जाए। तो ये तो 3 आपका बन गया, 3 से कट जाएगा 16 बार में, 16√3 आपका आंसर हुआ। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है भाई कि एक परीक्षा में राजन ने अब तक जितने प्रश्न को जांच हो चुका है 50 अंकों में 76% प्राप्त किया, यानी कि 50 मार्क्स का है ना पेपर, उसमें से 76 जो है % प्राप्त कर लिया है। 76% कर दीजिए 76/100, यानी कि 50 दूना के 100, 2 से हो जाएगा 38 बार में, यानी कि 38 नंबर तो बंदा ला दिया, बंदा कमाल का है। ठीक है, बोला जबकि एक प्रश्न की जांच अभी भी शेष है मेरे भाई, एक प्रश्न की जांच अभी भी शेष है, उस प्रश्न में उसने पूर्ण अंक प्राप्त किए। मान लीजिए कि x अंक का क्वेश्चन मार्क्स, x अंक का पेपर है और x में x मार्क प्राप्त कर दिया, तो 38 तो प्राप्त किया था भाई पहले वाला पेपर से और दूसरा वाला से, मान लीजिए x, तो 38 पहला वाला से, दूसरा वाला से x, दोनों को जोड़ दीजिए, इतना मार्क्स उसको मिल गया। ठीक है, बोल रहा है कि उसने उस प्रश्न में उसने पूर्ण अंक प्राप्त किए। ठीक है, पूर्ण x में x ला दिया, बोला जिससे उसका कुल प्रतिशत बढ़ के 80% हो गया। टोटल कितना मार्क्स लिया है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 38 + x, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि बढ़कर प्रतिशत जो है ना 80% बढ़ गया। ठीक है, यानी कि 80% कर दीजिए, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 कर दीजिए ना। ठीक है, 4/5। अब इसी का कैलकुलेशन करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त कैसे कीजिएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स बढ़ा है ना उस पर, जिससे उसका कुल प्रतिशत बढ़कर, तो टोटल आपको 50 मार्क्स का पेपर था पहले का। ठीक है, 50 में 38 लाया ना है, पेपरवा तो 50 मार्क्स का था, और ये तो x मार्क्स का था, तो x में x ला दिया। ठीक है, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। 5 से 38 पांचे कितना हो जाएगा, 8 पांचे 40, 3 पांचे 150, 190, 190 + 5x बराबर हो जाएगा 50, चौके 200 प्लस हो जाएगा 4x, एक घट जाएगा, आपको x बच जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, x बराबर 10। ठीक है, तो x बराबर 10 आ गया, तो बोला है कि उस प्रश्न को मिलाकर परीक्षा में कुल कितने अंक की थी। तो परीक्षा तो x तो आपका यहां पर था भाई, तो x में आपको x से ला दिया है, यानी कि 10 में 10 से ला दिया, तो 10 अंक का पेपर यहां पर था, और पहले का पेपर तो 50 अंक का ना था, तो टोटल 60 अंक का प्रश्न पेपर था। ठीक है, प्रश्न पत्र आपका 60 अंक का था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने लायक है, समझिएगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बोला उपरोक्त आंकड़े देश में आयु वर्ग की जनता के वितरण को दर्शाता है जो व्यवसाय सेट अप के लिए चीन जाते हैं। यदि किसी दिए गए वर्ष में कितना जा रहा है, 5000, 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख जा रहा है भाई, चीन गया है, 5 लाख चीन गया है, तो चीन जाने वाले 40 वर्ष की उम्र वाले रूसी राष्ट्रीयता के लोग कितने हैं। पहले तो रूसी राष्ट्रीयता में देख लीजिए, यहां पर 5% है भाई, 5% गया। उसके बाद 40 वर्ष की आयु वाला गया है, यानी कि 40 वर्ष की आयु वाला गया है, तो 20 से 40 के बीच कितना है, तो आप कहेंगे 20% यहां से गया। अरे इसमें 20% है, तो 20% यहां से चला जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 4 जोड़ना कटा दीजिए, डबल परसेंटेज है तो। ठीक है, 1 शून्य से माफ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया से कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत ना हो दोस्त। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम आराम से समझ लीजिए। 5 लाख है, 5% रूस गया है यहां से, और 40 वर्ष की उम्र वाला सब जा रहा है, तो 40 वर्ष वाला 20% इस ग्राफ से है, तो 20%। डबल परसेंटेज है, 4 शून्य गायब हो गया,
कितना हो जाएगा, तो 20 पाँचे 100, पाँचे 500। अरे यार 5 वाला ऑप्शन ले लीजिए, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। 5000 दिया रहता, 5 लाख दिया रहता, 500 दिया रहता, तब ना हम लोग सोचते। 5 वाला ऑप्शन एक ही है, एक ही ले लीजिए, सुनना की कोई मार ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड मास का क्वेश्चन है भाई। बोर्ड मास तो कई बार समझा चुके हैं। डायरेक्ट पहले भाग का कैलकुलेशन कीजिए। 324 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 होता है 27। 27 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस कर दीजिए 3। 3 नमा हो जाएगा 27, 9 से कट जाएगा आपको 9 9 9 9 तिहाई, माफ कीजिएगा 9 तिहाई 27 होता है। 27 5 9 6 के 54, 36 3 39 हो जाएगा। ठीक है, अरे 36 प्लस 3 नहीं 39 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 समझिए। बोला है कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज या वर्ग की भुजाओं में कौन सबसे अधिक लंबी है। ठीक है भाई, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे लंबी है। तो दो आपको स्टेटमेंट दिया है कि किस स्टेटमेंट से आप पता कर सकते हैं एक त्रिभुज या वर्ग की भुजाओं में कौन सी अधिक लंबी है। तो कथन दे रहा है कि त्रिकोण और वर्ग की भुजाएं बराबर है। जब दोनों की भुजाएं यहां पर बराबर रहेगी तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि किसका भुजा अधिक है या फिर कम है। तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोला त्रिकोण में 3 भुजाएं होती है लेकिन वर्ग में 4 भुजाएं होती है। तो इससे कहां हमको पता चल रहा है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। ठीक है, वो तो हमको भी पता है कि वर्ग में आपको 4 भुजा होती है और यहां पर ट्रायंगल में आपको 3 भुजा होती है। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है भाई, अपर्याप्त है। ठीक है, दोनों कथन जो है नहीं दिया है, प्रत्येक कथन अपने में पर्याप्त है। दोनों 1 और 2 साथ पर्याप्त है, जबकि 1 पर्याप्त है, जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। 2 अकेला पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। ठीक है, दोनों गलत देवे नहीं किया। ठीक है, एक त्रिभुज है, वर्ग की भुजाओं में कौन सबसे अधिक लंबी है। तो त्रिकोण और वर्ग की भुजाएं बराबर है। तो त्रिकोण और वर्ग की भुजा जब बराबर रहेगी, ठीक है, लंबाई की यहां पर बात नहीं किया है, यही तो छोटा गड़बड़ कर दिया। इस क्वेश्चन को छोड़ो यार। ठीक है, बढ़िया से लिख भी नहीं करता है, कुछ कुछ मिसे कर देता है। नेक्स्ट बोला एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप का आपको पता लगाना है जिसका क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है। भाई देखो, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। ठीक है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है त्रिभुज। ठीक है, एकदम आराम से समझना। समकोण है तो 90 डिग्री, समद्विबाहु है मान लीजिए 1 यूनिट है तो इसको भी 1 यूनिट होना पड़ेगा, लेकिन एक कर्ण है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। ठीक है, √2। बोला इसका क्षेत्रफल 98 है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई का हाफ, यानी कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ठीक है, समकोण की बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे 1/2 आधार मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई, और जिसका वैल्यू दिया है 98। ठीक है, 98 यहां पर रेशियो के टर्म्स में मान लीजिए, ताकि x के टर्म्स में रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, x के टर्म्स में हम लोग मान लिए। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो √2x हो जाएगा यहां पर। ठीक है, पाइथागोरस से। तो यहां पर 98 दे दिया भाई, तो यहां पर x हो जाएगा, यहां पर भी x हो जाएगा। तो 2 से यहां पर 98 गुना के कितना हो जाएगा 196, तो x बराबर हो गया √196। 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14। ठीक है, 14। अब बोल रहा है परिमाप, तो टोटल को जोड़ दीजिए, जितना बाउंड्री है उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो ये तो आपका आ गया 14, आ गया 14 14 14, तो पहले 28 हो गया। ठीक है, 28 प्लस यहां पर बच गया √2 × 14। इसका मामला फंस गया सर, √2 का वैल्यू आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और लगभग में आंसर आएगा। क्वेश्चन नहीं दिया है लगभग में, फिर भी लगभग में आंसर आएगा, क्योंकि √2 का वैल्यू हम रख देते हैं 1.414 होता है, तो क्या रख दिया जाए 1.4 रखिए ना, 1.4 रखते हैं मल्टीप्लाई बाई 14। 14 एकम 14 हो जाएगा, और 14 का आधा कितना हो जाएगा, इसको 5 मानते हैं तो 14 का आधा हो जाएगा आपको 7, यानी 21, यानी 28 प्लस 21 कितना हो जाएगा, तो 8 1 9 2 2 4 4 4 49, यानी 49 के आसपास आजू बाजू आंसर घूमेगा। 49 सेंटीमीटर दिया है तो 49 से मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि 47 इतना कम तो होगा नहीं दोस्त। ठीक है, उतना कम तो होगा नहीं, क्योंकि 1.5 ही किए हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हो ही करता है 1.414। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बढ़ा के 5 लिखे हैं, तो थोड़ा सा बढ़ाए तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो कभी होगा नहीं, यानी 49 से बहुत ज्यादा आ जाएगा 51 हो जाएगा, वैसा होगा नहीं। 49 से 49 पॉइंट समथिंग आ सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 49 से कुछ कम। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन समझिए। बोले कि एक 16 सेंटीमीटर
घेरे वाली त्रिज्या वाला होना चाहिए यार, ठीक है। त्रिज्या, घेरा करने का मतलब कि ये आपका परिधि हो जाएगा, जबकि फल का परिधि वही भी नहीं करेगा दोस्त। एक हिसाब से समझिए, कोई फल रहेगा तो ठोस रहेगा, बीच में रिंग रहेगा तब ना इसका परिधि होगा। कभी गोला का परिधि आप याद किए हैं कि गोला का परिधि क्या होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, वो तो ठोस है, 3D फिगर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले फल को उसके केंद्र की धुरी से आधा काटते हुए 8 बराबर भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी टुकड़ा किया जाता है। तो प्रत्येक टुकड़े के सतह का क्षेत्रफल देखिए, ये आपको है, मान लीजिए फल है, अगर इसको धुरी से ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट यहां पर बनेगा, ठीक है। यहां पर भी एक वृत्त बन जाएगा नीचे, ठीक है। ये वाला ये वृत्त बन जाएगा, आपको दिखेगा नहीं लेकिन 3D फिगर है। और एक आपको यहां पर भी वृत्त बन जाएगा, ठीक है, दोनों। यानी कि जब एक कट लगाएंगे तो 2 वृत्त आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, 2 वृत्त। अरे दोस्त याद कर लीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो एक कट लगाइएगा ना तो 2 वृत्त एक्स्ट्रा आ जाएगा, कभी करके देखना, ठीक है। तो 2 वृत्त एक्स्ट्रा आ जा रहा है मेरे भाई। तो 2 वृत्त जब एक्स्ट्रा आ गया तो बोल रहा है कि उसको 8 बराबर टुकड़ों में बांट रहा है, ठीक है। तो पहले कितना था? तो पहले क्षेत्रफल अगर देखना चाहते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठोस था तो, लेकिन 2 वृत्त एक्स्ट्रा आ गया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर काटने के बाद। और इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो 8 को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। 4 2 6 पाई आर स्क्वायर बट्टे में 8, यानी कि 3 बट्टे में हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई पाई। रेडियस कितना है? 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 4 से काटना चाहें, 4 छके हो जाएगा 24, 4 चौके 16, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 के हो जाएगा 2, 6 तिहाई 18 1 19 यानी 192 पाई, जो कि दिया नहीं है। 192 19 दूना के 80, क्वेश्चन में 384 दे दिया है आंसर। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बना देता है दोस्त। फल को उसके केंद्र की धुरी से, इंग्लिश रहता तो और बेहतरीन समझ में आता, आधा काटते हुए, ठीक है, आधा काटते हुए इसको 8 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड किया जाएगा तो 2 वृत्त तो आपको एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या किया है कि एक के वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ा है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो आपका ये जो है और कम आ जाएगा, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर जोड़ के देखा जाए तो यही सही है दोस्त, इसी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 3D फिगर से मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं जो क्वेश्चन आपको कहीं से खोज कर रखे थे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा तब, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, भगा लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन मेरे को दिखा था, वो क्वेश्चन आपको है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको रॉन्ग तरीका से लिखा गया है। हम क्वेश्चन जो बताते हैं उसको ध्यान रखिएगा, इसको हटाइए, ठीक है। बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 काट द्वारा प्रत्येक यक्ष के सहारे, थोड़ा सा आप लोग फास्ट कर लीजिएगा, यक्ष के सहारे एक काट, प्रत्येक यक्ष के सहारे एक काट आपको हो गया, ठीक है। 8 भागों में काटा गया, तब इस प्रकार बने सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ लीजिए, क्वेश्चन को बनाऊंगा नहीं, समझा दूंगा सिर्फ 3 काट द्वारा प्रत्येक अक्ष के द्वारा, आपको प्रत्येक अक्ष के सहारे भाई एक काट मार रहा है, ठीक है। यानी कि एक काट मारेगा यहां पर तो 2 वृत्त आपको एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर भी एक वृत्त बनेगा और यहां पर भी एक वृत्त बनेगा, ठीक है। यानी 2 काट लगाएंगे तो, ठीक है। ये आपको स्पेयर है, स्पेयर को काटिएगा तो 2 कट आपको लगाइएगा तो 2 आपको वृत्त एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 काट रहा है, यानी कि 3 बार उसको कट किया है, ठीक है। तो 3 बार करेंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, फिर 6 बढ़ गया यानी कि 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल को काट रहा है भाई 8 भाग में, 8 भाग में काटा गया तो 8 भाग में इसको काट दीजिएगा, यही आंसर होगा। इसी प्रकार से इसको मैं बनाया, पता नहीं
किस बेस पर क्वेश्चन सेट किया गया है मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ना आगे बढ़ते हैं, बहुत समय चला गया। एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में भी आए तो छोड़ ही देना चाहिए, ज्यादा समय लेने से कोई फायदा नहीं होगा। बोले कि एक बैग में 6 सेब का औसत 80 है, तो औसत जब भी बोल देता है तो 80 80 80 80 6 का हो गया, तो टोटल कितना हो गया सेब का भाई वजन? तो आप कहेंगे 8 6 के 48, 480। बोला है कि सेब और बेग का औसत 70 है, तो यहां पर सेब भी आ गया एक और यहां पर बेग भी आ गया। अच्छा, सेब और बेग का तो सेवा तो 6 गो ना है, अरे बेगिया में सेवा तो 6 गो है। ठीक है, 6 गो सेब और एगो बेग हो गया, उसका औसत आपको 70 है, तो 70 70 70 70 प्रत्येक का हो जाएगा, तो 6 1 7 गो समान हो गया, 7 7 49 490 हो गया। ठीक है, ये 6 गो सेब का भाई वजन है। तो बोला है बेग का वजन क्या है, तो बेगिया को निकालना है तो डायरेक्ट दूसरा में से एगो घटा दीजिए, अरे दूसरा में 1 से घटा दीजिए, तो ये 6 से कट जाएगा, बेगिया ना बच जाएगा 10 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि 28 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी के भाग का अनुपात आपको 2:3 है, यानी कि ए रेशियो बी आपको दिया है 2:3, बी रेशियो सी कितना दिया है मेरे भाई? तो 4:5। बोल रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले कंबाइन कर लीजिए, एबीसी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन बी है। ठीक है, बी कॉमन है, तो पहला वाला में 4 से गुणा कर दीजिए और दूसरा वाला में 3 से, ताकि आपका रेशियो कंबाइंड हो सके। तो 4 से गुणा करें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12, इसमें 3 से 3 चौके 12, बी बराबर हो गया 12 12, 3 5 15। टोटल कितना हो गया? तो आप कहेंगे 12 8 20 10 30 5 35, यानी कि 35 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 2800 रुपया है भाई, 2800। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2800 बट्टे में 35, यानी 7 5 35, 7 4 28, 5 8 40, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 8, 5 8 40 80। ठीक है, 80 रुपया। तो बोल रहा है कि कौन विकल्प सही है? बी का भाग, सबका भाग निकालना पड़ेगा ना। देखिए तो बी का भाग कितना है, तो 12 में 80 से गुणा कर दीजिए, 12 8 96, 960 रुपया हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ए का निकालिए 640, देखिए तो 80 से गुणा कीजिए, 8 64, 640 सही है मेरे भाई, ए का भाग 640 रुपया है, यही सही है। नेक्स्ट बोले कि 21 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर की ऊंचाई का उन्नयन कोण, अच्छा ऊंचाई का कोण या उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, 21 मीटर टावर है भाई एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन में दे दिया है, 21 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, 21 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर की ऊंचाई का उन्नयन कोण। ठीक है भाई, टावर बड़ा होगा जब भी होगा प्लेटफॉर्म से, तो ठीक है। और उन्नयन कोण भाई आपका दे दिया है। ठीक है, यहां पर उन्नयन कोण दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो इस बेस को भी बराबर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आयताकार हो जाएगा। बोला अगर प्लेटफॉर्म टावर से 63√3 मीटर आपको दूर है, यानी कि ये जो टावर का पाद है उससे आपको टावर के पाद से, यानी कि टावर के फुट से प्लेटफॉर्म का फुट कितना दूर है? तो 63√3, 63√3। आइए रेशियो बैठाते हैं एकदम आराम से। यहां पर 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या बताएं? तो आप कहेंगे √3/1। ठीक है, √3/1, तो लंब हो जाएगा √3, आधार हो जाएगा 1। ठीक है, 1। अब देखिए, समझिए, समझते रहिए। यहां पर 63√3 दिया है, तो ए आपको आयताकार है, तो ए भी आपका बराबर हो जाएगा, ए भी आपको बराबर हो जाएगा। ठीक है, 21 21 बराबर, तो ए भी आपका आ जाएगा 21, यहां से लेकर यहां तक, और ये आ जाएगा 63√3। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर √3 है, दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, रेशियो सीखिएगा तब ना दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस फिर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो जाएगा √3। क्वेश्चन के मेरे अकॉर्डिंग √3 आ गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 63√3 है, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 63√3। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 63। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 63, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस यहां पर 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 63 × 3, यानी 3 3 9, 3 6 18, 189 मीटर। मीटर में है, चलिए मीटर में। बोला टावर कितना लंबा है भाई? तो टावर तो यहां से जमीन से ना खड़ा है, तो जमीन से यहां तक की दूरी तो आपका 21 है। ठीक है, तो 21 + 189 कितना हो जाएगा? 210, 210 मार लीजिए। ठीक है, 210। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा 40, ठीक है, ये तो बला
एक कंटिन्यूअस आ गया, नहीं तो पता नहीं कहां कहां क्वेश्चन सब दिया रहता है। एक महिला 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से ड्राइविंग कर रही है भाई, 3 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है, जबकि वो 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से ड्राइविंग करे तो 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचती है, तो महिला ने कितनी दूरी तय की? या तो रेशियो से बना लीजिए या फिर डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच आपको सिखाता हूं, कई बार आपको सिखा भी चुका हूं, अगर मेरे सेट को आप लोग फॉलो करते होइएगा तब। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो चालों का गुणनफल यानी एक्स वाई बट्टे में डिस्टेंस, चालों का अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई टाइम, बस यही होता है। आप समझिए, चालों का गुणनफल हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 48। दोनों के बीच डिफरेंट कितना है? तो 48 2 50 8 का, तो 8 कर लीजिए। समय में बहुत लोचा होता है समझना। यहां पर बोला है 3 मिनट पहले और यहां पर दिया है देर, तो पहले और देर दिया रहे तो जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 8 मिनट। घंटा में करना है 8/7 लिख दूं, देर दे करके और पहले दिए जोड़ देंगे, पहले दे करके देर देगा घटा देंगे। अगर पहले पहले दे देगा, माफ कीजिएगा, पहले देर दिया है जोड़ देंगे, पहले पहले दे दिया घटा देंगे। अगर देर देर दोनों बार दे दिया यानी सेम सेम देगा तो घटाएंगे और अपोजिट देगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, बस यही आपको सोचना है। तो काट लीजिए, 8 8 तो कट गया, और कुछ कटेगा? काटिए, काटना तो पड़ेगा दोस्त। ठीक है, काटिए, 4 से कट जाएगा 15 चौके 60, 4 से 4 दूना 4 एकम 4, 12 चौक 48 यार। ठीक है, 3 चौके 12, 3 5 15 कट गया। ठीक है, यूनिट डिजिट से मान लेते हैं, 6 चौके 24 हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। यहां पर देखिए ना, यूनिट डिजिट सब जगह अलग अलग है। 6 चौके 24, 24 दूना के 48 यानी कि यूनिट डिजिट 8, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सोचेंगे कैसे मेरे भाई, जैसे 12 में 5 से हमें भागा देना है तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि 2.4। तो इसको हम क्या किए हैं अब समझना कि सर हम 2 को दोगुना कर दिए हैं, ठीक है, और 1 अंक के बाद 10 मान लो बैठा दिए हैं, यही तो यूनिट डिजिट आया है। अरे मेरे भाई, किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए और 1 अंक के बाद 10 मान लो बैठा दिया जाए। तो यहां पर संख्या को जब हम 2 से गुणा किए तो 6 चौके 24 यानी कि यूनिट डिजिट 4 आ गया, लेकिन 2 से अभी गुणा करना बाकी है, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा और 1 अंक के बाद 10 मान लो बैठाएंगे, तो यहां पर ऑप्शन डी नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट बोला है कि एक धनराशि 4 साल के लिए निवेश करने पर मैच्योर पर वह 1560 रुपए हो जाती है, और 2 साल के लिए, अच्छा और 2 साल, भाई देखो इस पॉइंट को पकड़ना, और 2 साल के लिए निवेश किया जाता है तो देय राशि 180 रुपया बढ़ जाती है। यानी कि 2 साल में कितना बढ़ गया? तो 180 रुपया। 1 साल में कितना बढ़ेगा? तो 90 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान ही बढ़ता है। ठीक है, और यहां पर जब भी CI SI नहीं दिया रहे तो मान लेना कि क्वेश्चन SI का है। ठीक है, ये सब अपने से सोचना होता है। 4 साल में राशि कितना हो जाएगा भाई? तो 4 साल में 9 चौके 36, 360 रुपये। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि 4 साल में वो 1560 रुपया हो जाती है, तो 4 साल में ब्याज मिला 360 रुपया, लेकिन यहां पर अमाउंट कितना दिया है? तो आप कहेंगे 1560। ठीक है, और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4 साल का? 360। तो हम 1560 में से 360 घटा देंगे तो 1200 आपका नहीं आ जाएगा प्रिंसिपल, तो आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन? बोला है कि एक दुकान पर काम करने के लिए जोश, कार्ल और लिली कुल भुगतान 14,500 रुपया करते हैं भाई। प्रत्येक को उसके द्वारा किए गए काम के घंटों के अनुपात में भुगतान किया जाता है। तो जोश 45 घंटे काम करते हैं और 65 घंटे लिली, क्या बोला? जोश 45 घंटा कार्य और 65 घंटा है आपको किसका? कार्ल का नहीं दिया है तो कार्ल का है, उसके बाद लिली का है 35 घंटा। ठीक है, 35 घंटा घंटा के अनुपात में उसको मिलेगा पैसा। भाई सबसे पहले रेशियो ले लीजिए, 5 9 45, 5 से हो जाएगा 13 बार में, 5 7 35। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो गया रेशियो के टर्म्स में? तो आप कहेंगे 13 7 20 9 29 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन दिया है 14,500 रुपया मिलेगा भाई, 14,500। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 29 5 145 यानी कि 500 रुपया। ठीक है, 500। तो बोला है जोश को कितना मिलेगा? जोश को कितना मिलेगा? 9 यूनिट मिल रहा है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लीजिए, यानी 4500 रुपया मिलेगा जोश को। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन था, सिर्फ आपको घुमाया था बस। नेक्स्ट, ये क्या आ गया यार? ये क्वेश्चन है, बोला 5 छात्र अच्छे भक्ति, चेतना, धौबल, एकता एक परीक्षा के निम्नानुसार अंक प्राप्त करते हैं। कौ गो है? 5 गो है। अच्छे भक्ति चेतना द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 40 है। अच्छे भक्ति चेतना, ABC मान लेते हैं यार, A से अक्षय, B से भक्ति और C से चेतना। ठीक है,
औसत दिया है तो औसत बोलबे किए हैं कि जब भी औसत दिया रहता है तो 40 40 40 तीनों का हो जाएगा, यानी 120 120। अब बोला है अच्छे भक्ति चेतना धवल प्राप्त अंकों का 43 है। भाई यहां पर अच्छे भी आ गया, भक्ति भी आ गई और चेतना भी आ गया, उसके बाद धवल भी आ गया, इसको डी मानिए। अब कितना हो जा रहा है औसत 43, तो कितना जाने हैं 4 जाने हैं तो 43 43 43 चारों जाना का हो जाएगा, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12 4 चौके 16 172 172 बोल रहा है आगे। कितना बोल रहा है यार। अगर डी यहां से निकालना चाहें तो सबसे पहले देखिए तो इसको इक्वेशन हम 2 माने, अगर 1 माने तो डी तो निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि एबीसी कट जाएगा और 172 में से 20 घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 52। डी पहले 52 निकाल के रख लो, काम पड़ेगा। बोला है भक्ति चेतना धवल एकता द्वारा प्राप्त अंकों का औसत फिर दिया है, भक्ति चेतना और धवल यानी डी। भक्ति हो गई, चेतना हो गई, धवल हो गई, फिर एकता आ गया है। भाई एकता को यही से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया एकता। 50 है तो 4 दाने हो जाएंगे तो 50 50 50 200 हो जाएगा भाई 200। तो 200 क्या क्या मामला कर दिया यार। ठीक है, तो बोल रहा है कि एकता धवल से 16 अंक अधिक प्राप्त करता है तो अक्षय को परीक्षा में कितना अंक मिला। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, समझना। इसको इक्वेशन हम 3 मानते हैं, अगर एकदम आराम से समझो ना यार। तो यहां पर देखिए कौन कौन कॉमन है मेरे भाई, डी बी सी, डीबीसी कॉमन है, यानी कि डी बी सी कॉमन है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं 3 में से 2 को घटा देते हैं, तो 3 में से 2 को घटाइएगा तो एकता बच जाएगी और माइनस में यहां पर एक इसको इंडिकेट किया है अच्छे को, तो अच्छे बच जाएंगे। 200 में से 172 गया, 72 28 72 28 होता है 100, ठीक है 28। अब समझिए बोला है कि एकता धवल से 16 अधिक है, तो एकता जो है ना ए धवल से 16 अधिक है, तो धवल 52 है तो 52 से 16 अधिक कितना हो जाएगा, 52 16 52 52 6 2 8 5 1 6 यानी कि 68 हो जाएगा, 68। यानी 68 माइनस अच्छे बराबर 28, तो अच्छे का पूछ रहा है तो अच्छे का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 68 में से 28 को घटा दीजिए ना, 0 4 40। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। नेक्स्ट 3.4 मल्टीप्लाई बाई 0.0015 का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। 4 एक 5 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद होगा नहीं, 3 2 5 अंक के बाद है तो ये हो सकता है, ये 2 अंक के बाद होगा नहीं, ये हो सकता है। आप कहेंगे कि कैसे आप चारों और तीनों वाला को छांट ली, आप पांचों और चारों वाला को ले लिए, क्यों समझना, क्योंकि ये 5 चौके 20 हो जाएगा मेरे भाई, तो 20 हो जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा, तो दशमलव के बाद 0 नहीं हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर 5 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, यानी कि 4 अंक यहां से और 1 अंक यहां से, 5 अंक, लेकिन 1 अंक तो कट गया, यानी कि 5 अंक वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 अंक वाला होगा। नहीं समझ में आया। बेसिक कैलकुलेशन सब लोग कर लेता है, आप भी कर लीजिएगा। बोला है प्रश्न, एक ग्राहक ने एक दुकान से एक पेंसिल और एक पेन और एक पेंसिल खरीदता है, यदि पेन और पेंसिल दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। अच्छा, दोनों का विक्रय मूल्य एसपी जो है समान है, तो बोला है कि दोनों में किसका अंकित मूल्य अधिक होगा। तो आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है, सिर्फ बताना है कि कौन स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो बोला है कि पेंसिल को 25% छूट पर खरीदा गया, ठीक है भाई, पेंसिल को 25% छूट पर खरीदा गया, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल मूल्य उसका कितना था, अंकित मूल्य कितना था। और पेन को 20% छूट पर खरीदा गया, तो इससे भी पता चल जाएगा कि पेन का एक्चुअल मूल्य कितना था। तो अब पूछ रहा है ना सर कि दोनों में से किसका अंकित मूल्य अधिक था, तो मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट आपको एक साथ चाहिए, तभी ना आप पता कर सकते हैं कि किसका अंकित मूल्य अधिक था, क्योंकि पेंसिल का अलग है पेन का अलग है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका पर्याप्त है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट एक साथ, ये नहीं कि अलग अलग, एक साथ पर्याप्त है, ठीक है। तो बनाना नहीं, ये क्वेश्चन डीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, किसके भाई 11 फैक्टर है भाई, किसको, तो 1024 का। क्यों, क्योंकि 2 के पावर 10 होता है 1024, और फैक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एक पावर बढ़ा देते हैं, यानी कि 10 + 1 कर देंगे, ठीक है। यही आपका फैक्टर हो जाएगा। देखिए ना यार, 6 का कितना फैक्टर होगा, तो आप कहेंगे 2 × 3 कर दीजिए सर, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, तो 1 + 1 जोड़ दीजिए और 1 + 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, 1 + 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 2 दूना के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, ठीक है 4 लिख कर देखिए, 1 का 4 फैक्टर हो जा रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने दिल को तसल्ली दीजिए। 1 हो जाएगा 6 का फैक्टर, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 6 खुद अपने आप का फैक्टर हो जाएगा। 4 फैक्टर नहीं आया, वही ना मैं बोला कि पावर को 1 बढ़ा लीजिए और बढ़ा के जोड़िए,
और जोड़ के गुणा कर दीजिए। और यहाँ पर गुणा कुछ करना है नहीं, क्योंकि 2 के पावर 10 यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर फैक्टर निकालना है, तो 10 को 1 बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है कि ठीक 11 किसका फैक्टर है। बोल रहा है कि सीरीज को पूरा कीजिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 12 5 60, 6 5 300 और 30 5 कितना हो जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट चलिए समझिए क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 64। बोला 2 प्रवेशिका यानी इनलेट 5 ए और बी एक खाली टंकी को एक साथ भरना शुरू करते हैं और प्रक्रिया के ठीक 1/3 भाग पर पाइप ए में बांधा आ जाती है। ठीक है, पाइप ए में बांधा आ जाती है, 1/3 भाग पर बांधा आ जाती है भाई, 1/3 पार्ट पर। बोला है और इसे बंद करना पड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप टंकी भरने वाले समय से 12 घंटा अधिक समय लग जाता है। तो यदि पाइप ए टंकी को अकेला 8 घंटे में भरता है, तो टंकी को अकेले भरने में बी द्वारा लिया गया समय समझिएगा। हम मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी ए है और बी का एफिशिएंसी बी है, और मैं आज नहीं मान रहा हूं, जब से पढ़ा रहा हूं तब से मान रहा हूं। और अब मैं बोलता हूं कि नहीं, मैं नहीं भी अगर बोलूंगा तो आपको मान लेना है कि सर ने मान लिया है कि ए का एफिशिएंसी ए, बी का एफिशिएंसी बी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क के बाद आपका डायरेक्ट पाइपिंग सिस्टम चलेगा। ठीक है, 8 बजे डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। तो ए प्लस बी अगर देखा जाए यानी कि दोनों का एफिशिएंसी है। बोला 1/3 भाग पर टंकी को बंद कर दिया जाता है, यानी 1/3 पार्ट पर। तो हम यहां पर अपने से आइडिया ले लेते हैं कि 3 1 4 घंटा मान लेते हैं। ठीक है, कि 4 घंटा तक दोनों चला होगा। ठीक है, यूनिट के टर्म्स में। ठीक है, 4 घंटा तक, तो 4 घंटा तक चला, तो होगा टोटल कैपेसिटी। लेकिन बोल रहा है कि जब टंकी ए को बंद कर दिया गया तो बी तो चालू है, तो बी चालू है। पहले लग रहा था 4 घंटा, लेकिन अब 12 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि 12 4 16 घंटा लग रहा है। तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम आपका होता है टोटल कैपेसिटी, टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क, और दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 4a प्लस 4b बराबर हो जाएगा 16b। ठीक है, 16b। 4a बराबर कितना हो जाएगा, तो 12b। अगर a बट्टे में b निकालना चाहें तो हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 3 बट्टे में 1। क्या बोले थे कि a का एफिशिएंसी a और b का एफिशिएंसी b। तो a का एफिशिएंसी यहां पर 3 यूनिट आ गया, तो बोल रहा है कि ये टंकी को 8 घंटा में भरता है। तो 3 के एफिशिएंसी से 8 घंटा ले रहा है, तो 1 के एफिशिएंसी से कितना लेगा, तो आप कहेंगे कि ज्यादा ही समय लेगा, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 घंटा, 24 घंटा। यहां पर यूनिट नहीं लेना दोस्त, 4 घंटा लेना, क्योंकि 1/3 फुट है, तो 3 1 4 आपका 4 घंटा लगिए जाएगा। ठीक है, यहां से एक आइडिया ले लिए थे। ठीक है, ध्यान देना, इसको नहीं समझ में आएगा बाद में पाइप एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा तो थ्योरी समझाऊंगा तब ना, नहीं तो फिर बेसिक से बनाइए। यक्स मान के 1/x 1/y। क्या बोला है भाई, क्या सरकार, रीजनिंग का क्वेश्चन है यार, मैं सोचा कि डीएस का ही रीजनिंग का, इसको छोड़ते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या सरकार द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को वाहन चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए, सरकार को देना चाहिए भाई। तो क्या बोला है, हाँ, छात्रों को अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए वाहन की जरूरत पड़ती है। तो भाई ठोस तर्क नहीं है। क्यों ठोस तर्क नहीं है, क्योंकि छात्र को अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए अनुमति दे देना चाहिए सरकार को, कि जाओ बुलडोजर लेकर अपना स्कूल जाओ, बाइक ले लो और पूरा 80 के स्पीड से जाओ। ऐ तो बात सही नहीं है, क्योंकि आपका भाई सुरक्षा आप सरकार की भी जिम्मेवारियां होती है। ठीक है, आप अभी बच्चे हैं और 16 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो आप वो काम कीजिएगा तो ज्यादा आपको प्रभाव पड़ेगा भाई इंडिया पर। ठीक है, तो ये बात ठोस, ये आपका तर्क नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बोला है नहीं, छात्र वाहन चलाने के लिए प्राप्त परिपक्व नहीं है। सही बात भाई, मैच्योर नहीं है। 16 वर्ष तक वालों को चलाना नहीं चाहिए, गांव देहात में या फिर हर जगह तो चलेबे करता है, वो बात अलग बात है। ठीक है, तो ठोस जो है आपका केवल तर्क 2 है। ठीक है, नेक्स्ट बोला 105 सेंटीमीटर लंबे खोखले सिलेंडर को बाहरी व्यास 22 है, तो डायमीटर आपको 22 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 11, और आंतरिक व्यास 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई आंतरिक, इसको छोटा आर से डिनोट कर देते हैं, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यदि सामग्री सहित सिलेंडर का वजन 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो खोखले सिलेंडर का वजन समझिएगा। सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। खोखला सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² माइनस r² इंटू एस, क्योंकि 2 रेडियस हो गया। पाई का वैल्यू 22/7, ए देखिए ना, a² माइनस b² है, तो r² माइनस r² को हम लिख सकते हैं r प्लस r इंटू r माइनस r। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस 11 है और यहाँ पर 7 है, तो 11 7 हो जाएगा 18। ठीक है, 18
और इंटू हो जाएगा आपको 11 में से 7 गया 4। हाइट कितना है, तो हाइट आपको दिया है 105 सेंटीमीटर लंबा है, हाइट 105। 7 से काट दीजिए, 7 एक कम 7, 7 5 35, 15 बार में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 22 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 60। इतना आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब बोल रहा है कि सिलेंडर का वजन 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 1 क्यूब सेंटीमीटर का आपको वजन कितना दिया है, तो 10 ग्राम। तो मेरे भाई इतना सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 60 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका वजन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 60, इतना ग्राम हो जाएगा। और अच्छा ग्राम आया है ना, अभी इसको हम क्या करते हैं कि किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। किलोग्राम में आंसर दिया है तो 1000 से भागा दे दो ना यार। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया इस सेट में, 1000 से भागा दे दीजिए तो हो जाएगा किलोग्राम में। अरे ग्राम की जगह किलोग्राम हो गया। 1 0 से तो 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहां पर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आंसर आना चाहिए, 8 दूना के 8 6 के 48, 48 दूना के कितना हो जाएगा, 48 दूना के हो जाएगा आपको 8 दूना के 16, यानी कि 6। यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, दशमलव के बाद 6 आना चाहिए। कौन ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, ये तो आपका होगा नहीं। दशमलव के बाद 6 आना चाहिए, ये भी होगा नहीं। आप कहेंगे कि सर दशमलव के बाद, अरे यार ये तो दशमलव डबल जीरो का कोई मतलब ही नहीं है ना। दशमलव के बाद 6 आना चाहिए, देखो ये आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि दशमलव के बाद भी डबल सुनना है, मेरे भाई डबल सुनना का कोई मतलब नहीं होता है। कई बार बोल चुका हूं कि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या फिर बेसिक कीजिए। बेसिक क्या, गुणा कीजिए। क्या बोल रहा है, उत्साह जी हैं, उत्साह 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 13 घंटे में 570 किलोमीटर की यात्रा की। 13 घंटा में 570 किलोमीटर की यात्रा की है और 5 घंटा 58 के स्पीड से गई है। तो 5 घंटा जब 58 के स्पीड से जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर देगी, तो आप कहेंगे 50 25 250 8 5 40, 250 प्लस 40 हो जाएगा 290, यानी कि 290 किलोमीटर, ठीक है। 290 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर दिए भाई। और फिर यात्रा पूरी करने के लिए 1 घंटा पहले रुकी। अच्छा 1 घंटा रुक भी आ रही है। उत्साह अपने गंतव्य पर, अच्छा अपने डेस्टिनेशन पर समय से पहुंचती है, तो यात्रा के अंतिम चरण में उसकी गति क्या होना चाहिए। देखो टोटल 570 जाना था, 570 जाना था, 290 चल चुकी, 290 चल चुकी। रेस्ट कितना बचा, तो घटा दीजिए 280, 280 हो गया। अब बोल रहा है कि अंतिम पायदान पर यानी अंतिम चरण में उसका स्पीड क्या होना चाहिए। तो ये हो गया डिस्टेंस, और जितना टाइम है डिवाइड कर दीजिए ना दोस्त। अरे डिस्टेंस बटे में टाइम वेलोसिटी नहीं होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 13 घंटा टोटल लगना चाहिए, लेकिन 5 घंटा यहां पर गवा दी और 1 घंटा रुक गई है। यहां पर देखो ना 1 घंटा रुक गई है, तो 5 1 6 घंटा उसका गायब हो गया। तो 13 में से 6 घटा दीजिए, 7 घंटा बचा, 7 घंटा, 7 4 28, यानी 40 के स्पीड से जाएगी। अरे 40 के स्पीड से जाएगी एकदम दबा के। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर कौन क्वेश्चन बनेगा आपसे। बोला 18 आदमी 24 दिन, M1 D1 T1 लगाइए। लिख देते हैं M1 D1 बराबर M2 D2 पर पर्सन होता है। 18 आदमी 24 दिन, लेकिन 3 दिनों के लिए एक साथ काम करने के बाद उसने नियोक्ता चाहते हैं, यानी कुछ और चाहता है भाई। तो क्या करते हैं कि 18 को लोग है, 3 को हम नियोक्ता दे देते हैं, 3 माफ कीजिएगा यक्स आदमी और दे देते हैं, कॉलन ले यक्स आदमी। बोला है काम कुल 12 दिन में पूरा किया जाना चाहिए था, तो समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने श्रमिक का नियोजन की आवश्यकता है। यक्स आदमी हम पहले ही दे चुके हैं, लेकिन एक चीज समझिए कि 3 दिन एक साथ काम किया है और काम को 12 दिन में करना है। तो 12 दिन में काम करना था मेरे भाई, अब समझना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। 12 दिन में काम करना था और यहां पर यक्स आदमी आ गया है, ठीक है। क्या बोला है यार, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। 18 आदमी 24 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिनों के लिए उन्हें एक साथ काम करने के बजाय XYZ फॉर्मूला लगाते हैं। तो 18 आदमी 24 दिन, ठीक है, लेकिन 3 दिन काम किया, तो 24 में से 3 घटा देते हैं, हो जाएगा 21, ठीक है। जेड फॉर्मेट क्या होता है भाई, तो कुल 12 दिन में पूरा किया जाना चाहिए था, तो 3 दिन तक काम किया है, तो कितना आदमी लगा दिया जाएगा। तो अब आदमी लगा दीजिए, पहले 18 था तो 18 प्लस x,
बता रहे हैं आपको ये फॉर्मेट, हालांकि आपको नहीं समझ में आएगा, और 12 दिन में पूरा किया जाना चाहिए था तो 3 दिन कर दिया है, तो अब 9वें दिन करेगा। ठीक है, इस पर देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 दूना 18 यानी 21 दूना के 42 बराबर 18 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 42 माइनस 18, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24। ठीक है, 24 लोग की और जने, अब 24 जने की और जरूरत है दोस्त, लेकिन ये फॉर्मेट मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का फॉर्मेट है। ठीक है, और बहुत टीचर इसको पढ़ाते भी हैं, मैंने तो देखा नहीं पढ़ाते हुए, मेरे सर पढ़ाए थे। ठीक है, मुझे याद था, हालांकि क्वेश्चन को मैंने नहीं देखा। देखिए भाई, एक्स वाई जेड फॉर्मेट होता है, एक्स वाई बट्टे में जेड फॉर्मेट। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पहले कितना लोग काम करते थे, तो 18 लोग। 18 लोग काम करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग काम कितना दिन में समाप्त हो जाना चाहिए था, तो 24 दिन में। ठीक है, तो वाई यही रिप्रेजेंट करता है 24 दिन में, लेकिन 3 दिन तक काम किए हैं, तो अब काम तो 21 दिन तक आ रहेगा। ठीक है, 21 दिन का, तो 21। अब जेड फॉर्मेट समझते हैं। जेड होता है कि अब कितना मजदूर काम करेगा, तो बोल रहा है कि करने के बाद यानी नियोजित करते हैं कि 12 दिन में समाप्त काम यानी कि पूरा कर दिया जाना चाहिए, तो समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो 18 था और कितना की जरूरत पड़ गई x की, तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाना चाहिए था, तो 12 दिन में, लेकिन 3 दिन पहले कर चुका है, तो काम आप 9 दिन का रह गया है शेष काम। ये होता है रेस्ट वर्क का फॉर्मेट। ठीक है, रेस्ट वर्क सिखा रहा हूं, समय एंड काम, समय और कार्य पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, टाइम एंड वर्क। डेली 8 बजे जुड़िए ना, मजा आएगा। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन करा दिया हूं राकेश यादव सर का। आइए नेक्स्ट। बोल रहा है कि 0.3 और 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 एक टर्म है, और ये आपको 0.33 एक टर्म्स है, और 1/3 एक टर्म्स है, और 0.3 रूट में एक टर्म्स है। अधिकतम गणना करें। देखो इसको देखिए ना, ये तो 0.33 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.09 यानी कि 0.3 हो जाएगा, और 0.09 हो जाएगा 0.09, क्योंकि 2 का अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 हो जाएगा 3, यानी कि 0.39। तो ये तो सबसे बड़ा लग रहा है यार, ये तो छोटा ही हो जाएगा 33, 1/3 होता है 0.333, ये भी छोटा हो जाएगा, ये तो रूट में है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गजब क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट। बोला है कक्षा में 5 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 10 कबड्डी, और 6 छात्र क्रिकेट, 5 क्रिकेट 10 कबड्डी, 6 क्रिकेट और कबड्डी दोनों, अच्छा 6 दोनों खेल रहा है, 6 दोनों खेल रहा है दोनों, तो बोला कितने छात्र कबड्डी या क्रिकेट दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, या बोल दिया ना, टोटल को जोड़ लो यार। ठीक है, 10 5 15 6 21 हुआ है। अरे कबड्डियों खेलेगा, क्रिकेटो खेलेगा, या फिर दोनों ही खेलेगा, तो 5 को खेलेगा, 5 को क्रिकेटो वाला, 10 को कबड्डियों वाला, 6 को दोनों वाला, क्योंकि दोनों या बोल दिया है, यानी कि तीनों को ले लीजिए 21। नेक्स्ट। अब तो क्वेश्चन नहीं है दोस्त, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। यार मजा आ गया ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 26 को। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह बिना खाए पिए वीडियो शूट हो रहा है, देखिए कब अपलोड होता है। मेरा मन आज कर दिया कि आज इसको कंप्लीट कर दिया जाए, 25 तक कम से कम कर दिया जाए, उसके बाद 5 सीधा सीधा रहेगा तो कभी मैराथन चला दिया जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों का डिमांड था कि कीजिए कीजिए कीजिए, तो बिना किसी क्या कहते हैं कि प्लानिंग का किया गया है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।